नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और खबर फास्ट देख रहे हैं आप। और खबर फास्ट आज अपने मंच से लेकर आया है ई संवाद। ई संवाद यानी कि प्रदेश की सियासत से कई बड़े दिग्गज आज होंगे हमारे साथ और कोरोना काल के बीच हर संकट को लेकर आज होगी बात। दरअसल आज जब हम बात करते हैं कोरोना के संकट की तो पूरी दुनिया इससे जंग लड़ रही है और इसके साथ साथ देश के अलग अलग राज्य भी ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से कोरोना के साथ तमाम चीजों से निपटा जा सके। इस वक्त हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल जी जुड़ने जा रही हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल की जब हम बात करते हैं तो सियासत में एक ऐसा नाम जिनके पास लोग खुद पहुंचते हैं अपनी तमाम परेशानियों को लेकर और उनसे सुझाव भी लेते हैं और इन्हीं सुझावों के साथ वो कई लोगों के लिए कई बड़े काम भी कर चुकी हैं। सियासत में एक बड़ा नाम रही गीता भुक्कल आज हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है गीता भुक्कल जी आपका आज खबर फास्ट पर इस संवाद के साथ, यानी कि इस संवाद के मंच पर जब आप जुड़ रही हैं तो कई सवाल हम आपसे पूछेंगे क्योंकि हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता भी आज कोरोना काल में कई सवालों के साथ इस वक्त ये जानना चाहती है कि इस संकट से उबरने के लिए सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की क्या भूमिका है। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है गीता भुक्कल जी कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन इस वक्त सत्ता पक्ष के साथ कांग्रेस पार्टी कर रही है और क्या कदम उठाए जा रहे हैं कोरोना के बीच। देखिए, कोरोना वायरस कोविड-19 वर्ल्ड वाइड फैला हुआ एक ऐसा वायरस है जिसने सारे देश को, पूरे विश्व को चिंता में डाल दिया है। और इस समय मैं समझती हूँ चाहे कांग्रेस पार्टी की या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम लोग किसी भी हालत में किसी प्रकार की राजनीति करना चाहते। हमारी आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारी पार्टी अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी, हम लोग सब मिलकर ये कह चुके हैं कि हम कोरोना के नाम पर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं करना चाहते। हम सरकार को से मदद करना चाहते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं और सरकार भी किसी प्रकार की कोई जो है वो राजनीति ना करे, क्योंकि एक ऐसा संकट का समय है इसमें आवश्यकता इस बात की है हम लोग इस संकट की घड़ी में किस प्रकार से जो हमारे कोरोना वॉरियर्स या जो संक्रमित व्यक्ति हैं जो आ गए हैं, जिनकी पूरी देश और दुनिया में कोहराम मचा हुआ है, हम किस प्रकार से इससे बात करें, इसके लिए हम सबको मिलकर कोऑपरेट करके कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे का साथ देकर स्टे एट होम का जो हम कह रहे हैं, लोगों को घर में रखते हुए सारी की सारी अर्थव्यवस्था और प्रदेश और देश को चलाने के लिए हम पूरी तरह से सरकार को मदद करना चाहते हैं। बिल्कुल गीता भुक्कल जी, आपने तमाम चीजों का जिक्र किया। हालांकि सियासत को लेकर जब हम बात करते हैं बार बार तो ऐसे में कई सवाल इसको लेकर भी उठाए जाते हैं। खासतौर पर भाजपा ने भी ये कहा था कि अभी जो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों बार बार राजनीति हो रही है, क्यों राजनीति का मंच बार बार निकलकर सामने आता है। लेकिन अगर मैं पूर्व शिक्षा मंत्री के तौर पर बात करूं, देखिए सबसे बड़ी समस्या इस वक्त शिक्षकों के लिए भी है। शिक्षकों के साथ साथ इस वक्त खास तौर पर हम छात्रों के लिए अगर बात करें, 10वीं और 12वीं की परीक्षा वाले बच्चों के लिए हम बात करें या फिर बाकियों के लिए अगर हम बात करें तो तमाम जो समस्याएं हैं वो आ रही हैं। हालांकि जो सरकार है, हरियाणा सरकार अपने स्तर पर हर एक दावा करती नजर आ रही है, बात करती नजर आ रही है और काम करती नजर आ रही है। लेकिन क्या सुझाव आपका होगा कि क्या और ऐसे सुझाव अपनाए जा सकते हैं खासतौर पर इस कोरोना काल के बीच। फिलहाल गीता भुक्कल जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है तकनीकी कारण के चलते, लेकिन एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे। देखिए गीता भुक्कल जी की जब हम बात करते हैं तो आज ई संवाद के जरिए पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल से जुड़ना अपने आप में एक बहुत ही जरूरी बात हो जाती है, क्योंकि राजनीतिक सफर जब शुरुआत उनकी 2005 में हुई, कलायत विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीती भी, ये अपने आप में बड़ी बात थी। वहीं 37 वर्षों में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए उन्होंने ये सीट जीती थी, क्योंकि इससे पहले ये सीट कांग्रेस नहीं जीत पा रही थी। उधर 2009 में उन्हें झज्जर विधानसभा से चुनाव लड़ने का मौका मिला तो उन्होंने 28,000 मतों से जीत हासिल की। इससे भी ज्यादा जो उनके लिए बहुत ही बड़ी बात थी और साफ तौर पर पार्टी के लिए भी। वहीं 2019 में भी उन्होंने खास तौर पर झज्जर से विधानसभा चुनाव जीत की हैट्रिक झज्जर से मार दी थी। हालांकि इससे पहले
पहले ही 2014 में उन्होंने 3 बार जीत हासिल कर ली थी, लेकिन झज्जर में भी 3 बार वो जीत हासिल कर चुकी हैं। गीता बुक्कल ने झज्जर से लगातार 3 बार जब सीट जीती, उसके बाद देखिए कई ऐसे काम उन्होंने किए हैं अलग अलग सरकारों के साथ मिलकर भी। उनका जब जीवन सफर हम जानने की कोशिश करते हैं तो ऐसा कई बार हुआ है कि अपने सफर के दौरान, अपने मंत्री पद के दौरान उन्होंने अलग अलग सरकारों से, यहाँ तक कि कर्नाटक सरकार से भी मदद मांगी और उनके साथ कोऑर्डिनेट करके वहां खास तौर पर हरियाणा के जो आम लोग थे, जो गरीब थे, जो किसान थे, स्वास्थ्य से जुड़े हुए तमाम ऐसी परेशानियों को दूर करने की कोशिश गीता बुक्कल करती रही। यहाँ पर बात आज हरियाणा की जब हो रही है तो कोरोना काल में हम जानते हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो शिक्षा वर्ग की बात हो, या फिर हम बात करें अलग अलग समुदाय की, अलग अलग क्षेत्र की, सभी क्षेत्रों में इस वक्त किस तरह का काल छाया हुआ है, कोरोना काल के चलते किस तरह का संकट छाया हुआ है, ये हम सभी समझते हैं, जानते हैं और अच्छे से बूझते हैं। लेकिन ऐसे में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी खेमे के साथ भी सवाल करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। गीता बुक्कल जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। गीता बुक्कल जी, जैसा कि मेरा सवाल था शिक्षा स्तर को लेकर, क्योंकि इस बार जब बजट आया तो ये बताया गया कि पिछली सरकारों के हिसाब से हमने 27% से ज्यादा इस बार कोशिश की है कि शिक्षा स्तर में डाला जाए और शिक्षा स्तर को और बढ़ाया जा सके। और अगर हम बात रेटिंग्स की करें तो पूरे देश में अलग अलग राज्यों में 17वें नंबर पर राज्य आता है हरियाणा, जहां पर शिक्षा का स्तर 17वें नंबर पर मापा जाता है। आज कोरोना काल के बीच शिक्षा स्तर सबसे ज्यादा जूझता हुआ नजर आ रहा है, छात्र सबसे ज्यादा जूझते नजर आ रहे हैं। हालांकि हरियाणा सरकार कई दावे कर रही है कि बहुत सारे काम किए जा रहे हैं और अपने स्तर पर काम भी कर रही है, लेकिन आपकी तरफ से क्या सुझाव है? देखिए, हमने शिक्षा को लेकर कई बार जो है मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से भी बात करने की कोशिश की है, उनसे बात की है। आज जो हम लोग कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, उसमें हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, ITIs हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, सब कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट हमारे बंद है। सबसे बड़ा संकट ये खड़ा हुआ कि जो हमारे एग्जाम्स होने थे, हम लोग वो एग्जाम्स हम कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं, चाहे वो हमारे पहली से लेकर 8वीं के थे या 10वीं हमारा बोर्ड था, 12वीं का बोर्ड था, और अब कॉलेज के एग्जाम स्टार्ट होने थे। तो इस समय बहुत ज्यादा इस समय स्ट्रेस में है। तो हमें उनको भी इस प्रेशर से बाहर निकालना है। एक सही ढंग का शेड्यूल सरकार जो है जारी कर के उनको ये बताए कि जो एक हमारे समय में हमने एजुसेट सिस्टम शुरू किया था, एजुसेट के माध्यम से उनको ई-लाइब्रेरी के माध्यम से और जो सिटी केबल चैनल्स हैं उनके माध्यम से बच्चों को वो कोर्सेज प्रोवाइड करवाए, उनको क्लासेस उनकी लगवाए। तो फिर हमारे यहाँ पर बहुत सारे कुछ रिमोट एरियाज में नेट की समस्या है, वहाँ पर हो सकता है सारे के सारे हम अच्छे से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन इस समय सबसे जरूरी ये है कि हमारा ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस समय करीबन 1100 स्कूल बंद करने की स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तैयारी चल रही थी। एक तो कोरोना महामारी के चलते स्कूल बंद हो गए, कॉलेज एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद हो गए, बच्चे घर बैठे हैं, उनके पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, एक ऐसी महामारी आ गई है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो हमने उनको मेंटली भी स्ट्रेंथन भी करना है और उनको ये बताना है कि वो भी एक कोरोना वॉरियर्स हैं, वो भी सरकार को कोऑपरेट करें, कोऑर्डिनेट करें उनके साथ कि हम किस प्रकार से इस महामारी से छुटकारा पा सकते हैं। हम उनको भी बताएं कि आप भी बाहर ना निकले, आप घर पर रहें तो सेफ रहेंगे। आप घर पर ही अपनी जो आपकी हॉबीज है आप उनको करें, शिक्षा के क्षेत्र में आप अच्छे ढंग से कार्य करने का काम करें, अपने पेरेंट्स के साथ आप उनको मदद करने का काम करें। एजुकेशन के साथ साथ मेरा कहना ये है कि इस समय जो हमारी माइग्रेटरी लेबर है, जो कि सबसे बड़ा चिंता का एक विषय है, एक बहुत भयावह पिक्चर निकल कर आई पूरे देश की और प्रदेश की, जिसमें हमारी लेबर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और जितने भी रेडी फड़ी लगाते थे वो लोग छोड़ कर जा रहे हैं, क्योंकि इस समय सबको अपनी जान प्यारी है। तो जैसे कि देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जान है तो जहान है, तो उनको भी अपनी जान प्यारी है। आज हमारे हरियाणा में करीबन 8 लाख के करीब लेबर हैं,
जिसमें करीबन करीबन 2 लाख लेबर्स को सरकार ने उनको भेजने का प्रोविजन किया है। तो मेरा एक तो सरकार से कहना ये है कि जिस समय लॉकडाउन फर्स्ट अनाउंस हुआ था 25 मार्च को, ठीक है, उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में किसी प्रकार का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। बिना कंसल्टेशन के ये लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया। एकदम पूरे देश भर में क्योस क्रिएट हो गया, लोग घरों से निकल लिए। जो काम आज हम थर्ड फेज में कर रहे हैं, थर्ड लॉकडाउन जिस समय हुआ कि हमने माइग्रेटरी लेबर्स को रोकने की पूरी जो है उनको प्रोविजन किया और प्रवासी मजदूरों के रहने की व्यवस्था की, उनके खाने की व्यवस्था की, चाहे उनकी स्कूलों में की या किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में या धर्मशालाओं चौपालों में की, उनका मेडिकल चेकअप कराया। देखिए, हम इसमें कहना चाहते हैं कि हम सरकार की जो भी गाइडलाइंस हैं हम उनको मानना चाहते हैं। जो WHO की गाइडलाइंस हैं, जो एडवाइजरीज हैं, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिनकी सरकार है, ना उनको राजनीति करनी चाहिए, ना ही हमें राजनीति करनी चाहिए। बहुत सारे अच्छे सुझाव हमने उनको देने का काम किया। गीता बुक्कल जी, गीता बुक्कल जी, आप ही के इस जवाब में से एक मेरा सवाल जो उठ रहा है इस वक्त मन में, आपने कहा कि अभी हाल ही में जो चौथा लॉकडाउन शुरू हुआ वो कहीं से भी बहुत सीमित रूप से नहीं था, तो आपकी ओर से क्या सुझाव है, किस तरीके से होना चाहिए था ये? और देखिए, हमारा कहना ये है कि जो समय बीत गया वो वापस नहीं आ सकता। जो गलतियां हो गई उसमें हम लोग सुधार जरूर कर सकते हैं। इस समय सबसे पहले तो हमें अपनी मैक्सिमम बसेस, ट्रेन चलाकर, जैसे हम वंदे भारत मिशन चलाकर बाहर से अपने लोगों को लेकर आ रहे हैं, इससे पहले सबसे पहले हम अपने लोगों को जो बाहर जाना चाहते हैं उनको सही सलामत वहां पर भेज दें। इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट अच्छे से कॉपरेशन एक रहे, एक पॉलिसी प्रॉपर बने। और दूसरा, हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स है, स्पेशली जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे पैरामेडिक्स हैं, हमारे पुलिस कर्मचारी हैं, हमारी आशा वर्कर्स हैं, हमारे आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, हमारे मीडिया के बंधु हैं, जो अपनी जान को जोखिम में डालकर हर अपडेट जो है हमें देने का काम कर रहे हैं, और हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं और बिजली पानी की सुव्यवस्था जो करवा रहे हैं, सही समय पर हमें दूध पानी दे रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उनको नमन करती हूँ, मैं उनको सैल्यूट करती हूँ जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी में अपनी जिम्मेवारी को सही ढंग से निभाने का काम किया है। दूसरा, मैं लोगों से हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि आप हमारे कोरोना वॉरियर्स को, सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को, जिला प्रशासन को कोऑपरेट करें, उनके द्वारा जारी एडवाइजरी को मानने का काम करें। आप उनके काम को बढ़ाएं ना। आपको केवल ये कहा गया है कि आप घर पर रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि आज के समय में कोई जब इलाज नहीं है तो अब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, एक तो मेरा ये सुझाव है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जो आयुष विभाग जो डायरेक्शन दे रहा है, क्योंकि इस समय कोई भी दवाई कारगर नहीं है, हमारे जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें हमारे संक्रमित भी कोरोना जो पेशेंट्स हैं वो एडमिट हैं। सबसे डेंजरस स्थिति इस समय क्या है कि पहले जो हमारे पेशेंट्स थे उनमें सिम्टम्स थे, खांसी था, जुकाम था, सूखी खांसी और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और हाई फीवर, तो उसकी वजह से वो आइडेंटिफाई हो रहे थे। लेकिन आज और सिम्टोमेटिक एक ऐसे हमारे पेशेंट आ गए हैं जिनमें सिम्टम्स नहीं है, तो वो बेचारे कैरियर्स हैं, उन्हें खुद भी नहीं मालूम कि वो कोविड-19 से वो ग्रसित हैं। लेकिन तो गीता बुक्कल जी बिल्कुल आपने तमाम चीजों का जिक्र किया। गीता बुक्कल जी, देखिए, इन्हीं चीजों के कारण अब लगातार सरकार ये कह रही है, हरियाणा सरकार ये कह रही है, भाजपा ये कह रही है कि एक तरफ कांग्रेस ये कहती है कि लॉकडाउन ना खोला जाए, दूसरी तरफ कांग्रेस ये कहती है कि लॉकडाउन ही रखना सिर्फ कोई हल नहीं है। ऐसे में बार बार ये आरोप कांग्रेस पर लगते हैं कि कांग्रेस एक और नहीं रहती, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ। इस पर क्या कहेंगी आप, क्या जवाब देंगी? देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि आज के समय में न केवल हरियाणा या भारत देश, पूरा विश्व कोरोना के नाम पर एक प्लेटफॉर्म में आ चुका है। एक ही सबका एजेंडा है कि किस प्रकार से हम इस बीमारी को भगाएं, लेकिन ऐसा ना हो
कि इस बीमारी के चक्कर में कम बल्कि भूखमरी से और हमारी चरमराई हुई अर्थव्यवस्था की वजह से हमारा देश जो है वो पूरी तरह से डमाडोल हो जाए। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को राजनीति किसी प्रकार की नहीं करनी चाहिए। जो भी कांग्रेस पार्टी या दूसरे विपक्ष, इस समय सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात ही नहीं है। बिल्कुल, हमें हमारे प्रदेश हित में हम लोग सरकार को कॉपरेट करना चाहते हैं। आपने जिस समय पीएम रिलीफ फंड क्रिएट किया, आपने जब सीएम रिलीफ फंड क्रिएट किया, किसी ने नहीं कहा कि आप किसी की तनख्वाह क्यों काट रहे हैं। मैं एक तो कहना चाहती हूँ, आप एक तो कह रहे हैं कि आप फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज बंद ना करें, आप अपनी लेबर को निकालें ना, दुकानदार अपनी दुकान पे जो काम करने वाले हैं उनको ना निकालें। दूसरी ओर दोहरी राजनीति करते हुए सरकार स्वयं अपने केडीबी के उन्होंने सफाई के कर्मचारी 70 के करीब निकाले। जो टूरिज्म में लगे हुए थे कर्मचारी, उनको ये सरकार निकाल रही है। तनख्वाह सरकार दे नहीं रही है। बच्चों से आप 5-5 रुपए मांग रहे हैं। आप किसान जो अन्नदाता, जिसका अनाज आज भी अनाज मंडी में पड़ा हुआ है और प्रकृति की ऐसी मार पड़ी कि आंधी और बारिश आई, सारा का सारा अन्नदाता का अनाज जो है वो मंडियों में सड़ता रहा। तो हम सरकार को मदद करना चाहते हैं, हम सकारात्मक रहना चाहते हैं। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, जो कि हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी अच्छे सुझाव दिए हैं। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने दिए हैं, हमारी अध्यक्षा दे रही हैं, ठीक है, हम लोग भी देना चाहते हैं। जैसे मेरे पास शिक्षा विभाग भी रहा है, हाँ। स्वास्थ्य विभाग भी रहा है। हम तो सबसे पहले ये चाहते हैं कि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको तो आप सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएं। आप लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में जो ये पत्थर फेंके जा रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स को परेशान किया जा रहा है, पुलिस कर्मचारियों पर किया जा रहा है, तो मैं आम जनमानस से भी ये उम्मीद करती हूँ, इस संकट की घड़ी में कोई किसी प्रकार की राजनीति ना करते हुए हम लोग सबसे पहले कोरोना की महामारी से निकले। दूसरा मेरा एक अनुरोध है कि हम लोगों ने, चाहे वो हमारा ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट बादशाह है, चाहे हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस है, रोहतक के हैं या कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है या कानपुर है या मेवाती वाला जो हमारा जो मेडिकल कॉलेज है, आप उनको कोविड-19 कोरोना के लिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं। लेकिन आप जो हमारे जो जनरल पेशेंट्स हैं, जो हमारे कैंसर पेशेंट्स हैं, जो ऑर्थोपेडिक्स के पेशेंट्स हैं, जिनका ऑपरेशन ड्यू है, जिनका लीवर ट्रांसप्लांट होना है, जिनके प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, जिनकी डिलीवरी होनी है, या जो बुजुर्ग है या जो बच्चे हैं जो एडमिट है, तो उनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। उनकी कोई गलती नहीं है। एक तो सरकार, हमारा स्वास्थ्य विभाग और सरकार इस पर ध्यान दे कि हमारे जनरल पेशेंट्स जो हैं उनको भी पूरा का पूरा देखभाल करे और सबकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए जल्द से जल्द जो भी आयुष डिपार्टमेंट कोई भी काढ़ा बता रहा है या जो भी मेडिसिन बता रहा है, वो अतिशीघ्र प्रोविजन प्रोवाइड करवाने का काम करे। और दूसरे आयुष्मान भारत की बात जो हो रही थी, आयुष्मान के तहत सही जो इलाज नहीं मिल रहा है, तो उसमें करे। एक और मेरा सुझाव है सरकार को, हमारे बहुत सारे ऐसे स्पेशलिस्ट थे, ऐसे डॉक्टर थे, पैरामेडिक स्टाफ का जो रिटायर हो गया है ना, आपको जल्दी से जल्दी उनकी विद फुल पे स्केल उनकी सेवाएं लेने का काम करें, ताकि वो इस संकट के समय में एक सैनिक के रूप में काम करने का काम करें। दूसरा, आप जल्दी से जल्दी भर्तियां करें। आप तो कह रहे हैं कि आप साल भर तक भर्तियां नहीं करेंगे, तो आप क्यों कुल्हाड़ी चला रहे हैं? एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि आप सबको पैसा दें, मदद करें, गरीबों की मदद करें, बुजुर्गों की मदद करें, युवाओं को दें। एक तो मेरा अनुरोध है, सही समय पर सभी के जितने भी भत्ते हैं, ये अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता है, बुजुर्गों की पेंशन है, विकलांगों की पेंशन है, विडोज पेंशन है, उनको सही समय पर डालें। दूसरा, किसी भी कर्मचारी को, चाहे वो कच्चा है या डॉक्टर है, उसको बिल्कुल भी न निकालें। हम लोग चाहते हैं सब लोग मिलकर हम लोग इस लड़ाई से लड़ने का काम करें। और आज विशेष तौर से मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, उनकी पुण्यतिथि पर उनको याद करती हूँ, उनको नमन करती हूँ, जिन्होंने
औद्योगिक भारत, एक प्रौद्योगिक भारत, एक उन्होंने आईटी सेक्टर का जो कार्य किया, जो कि आज के समय में हमारे लिए जो है, हम जो ई संवाद जैसे हम प्रिया जी आपके साथ कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। दिस इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें कौन सत्ता पक्ष कौन विपक्ष ये कोई इशू नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आज इस लड़ाई में सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन सरकार और भारतीय जनता पार्टी भी किसी प्रकार की कोई राजनीति करके विपक्ष को नीचा दिखाने का काम ना करें। बिल्कुल गीता बुक्कल जी, देखिए तमाम चीजों का जिसका आपने जिक्र किया उसमें आपने साफ कहा कि राजनीति का ये समय नहीं है, राजनीति का समय नहीं है, ये कहते हुए भी कितनी राजनीति हो रही है ये सभी जानते हैं। लेकिन इसके परे अब हम आते हैं शिक्षा पर, कि आखिर शिक्षा के स्तर को लेकर जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं, खासतौर पर 10वीं 12वीं की परीक्षाएं हो, उन तमाम चीजों को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि शिक्षा का स्तर सीधा जुड़ा हुआ है इस पर रोजगार से। बिल्कुल, देखिए इस समय ये निर्णय सरकार ने लिया है कि 8वीं तक आपने सबको प्रमोट कर दिया है। आप 11वीं में प्रमोट कर रहे हैं, 9वीं में करें, इस समय ऐसा समय है कि आपको करना चाहिए, लेकिन आपको एक शेड्यूल जारी करना चाहिए कि किस समय आप, जो खासतौर से फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो पास आउट होने के बाद जिनको अपना कैरियर बनाना है, आप उनके लिए क्लियर कट इंस्ट्रक्शन जारी करें, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा लेना इस समय संभव नहीं है। तो मेरा सुझाव ये है, चाहे 3 महीने आगे का शेड्यूल आप जारी कर दें। अभी बच्चों को ये नहीं मालूम है, उन्होंने किताबें नहीं खरीदी हैं, इस समय बुक शॉप खुली हैं, तो आप उनको ई शिक्षा, ई लर्निंग, ई लाइब्रेरी, हमारे सभी कॉलेजेस में, हमारे सभी स्कूल में स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था है, एजुसेट की व्यवस्था है, उत्कर्ष सोसाइटी के माध्यम से आप उनको शिक्षा दें। और हम ये इंश्योर करें संकट के समय में ऐसा ना हो कि जो हमारी लेबर चली गई है, जो रेडी फड़ी दुकानदार, छोटा व्यापारी, कर्मचारी जिसका व्यापार ठप हो गया है, ऐसा ना हो वो फीस ना भरने की वजह से उनके बच्चों के नाम स्कूल से काट दिए जाए। तो मेरा ये अनुरोध है, सरकार प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ भी पूरी तरह से बात करे, सरकारी स्कूलों में भी सभी शिक्षकों को कॉन्फिडेंस में ले, और हम ये इंश्योर करें कि हम लोग घर घर ये संदेश दें कि कोई भी बच्चा अपनी शिक्षा को अधूरी ना छोड़े, क्योंकि इस समय शिक्षा का अधिकार का कानून पूरी तरह से लागू है और हमें उसको अच्छी शिक्षा देने में पूरा प्रयास करना चाहिए। और हमारी तरफ से जो भी सहायता सरकार को चाहिए, जो भी हमारे सुझाव चाहिए, हम पूरी तरह से सरकार को मदद करना चाह रहे हैं कि हमारा युवा जो बेरोजगार हो गया है, जो पास आउट हो गया है, जिसने अब से एग्जाम्स के लिए फॉर्म भर दिए हैं, आप उनके हाथों पर कुल्हाड़ी ना मारे, हथौड़ा ना चलाए, आप थोड़े समय बाद चाहे भर्ती कर लें, भर्ती को रेगुलर प्रक्रिया रखें। और सबसे पहले आप जो मेडिकल और पैरामेडिक्स और जो बाकी भर्तियां हैं, इसमें जैसे हमारे आपने देखा होगा जो हमारे ड्राइवर्स हैं, चाहे वो हमारे रेलवे के हैं, हमारे ट्रक ड्राइवर्स हैं, या जो हमारे बस के ड्राइवर्स हैं, जो कंडक्टर्स हैं, जिन्होंने, उनको भी मैं कोरोना योद्धा कहूंगी। जो हमारे जिन्होंने बिजली पानी सुचारू की, उनको भी मैं कोरोना योद्धा कहूंगी। अगर उनको भी मदद के लिए मैं शिक्षा के हिसाब से कहना चाहती हूँ कि अगर हमारे एनसीसी के स्टूडेंट्स अगर उनको चाहिए सरकार को सेवा के लिए, जो हमारे एनएसएस के वॉलंटियर चाहिए सेवा के लिए, वो किस प्रकार से मदद कर सकते हैं कि आप कभी तो जो है बसेस चला रहे हैं, कभी आप बस रोक रहे हैं। पहले तो मेरा कहना ये है, सरकार में, मुख्यमंत्री जी ने, उनके होम मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और इनके जो बाकी मिनिस्टर्स हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन होना अति आवश्यक है। लेकिन गीता बुक्कल जी, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में जो स्थिति है शिक्षा की, साक्षरता की, वो ना बिगड़े, इसको लेकर आपने क्या कुछ तमाम प्रयास किए हैं? जी देखिए, इसमें आज ही मैं खबर जो पढ़ रही थी कि जो हमारे खास तौर से सरकारी स्कूल हैं, उसमें हमारे गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं, और गरीब तबका हमारा ज्यादातर डिस्प्लेस हो चुका है, वो अपने अपनी जगह छोड़कर जा चुका है। तो मेरा तो यह अनुरोध है कि सबको हम लोग एक कॉन्फिडेंस दे,
हम अपना जो हमारा साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, साइकोलॉजिकली हमारे को हम उनको स्ट्रेंथन करें, हम उनको समझाएं कि जो संकट की घड़ी आई है कोई बात नहीं, लेकिन आप इस डिप्रेशन में ना जाएं। आप ये कोशिश करें कि शिक्षा के माध्यम से ही आप एक संकट से लड़ सकते हैं। हमारे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस बार एडमिशन नहीं करवाया होगा, तो एक तो मेरा ये सुझाव है कि पूरे साल भर तक आप एडमिशन की प्रक्रिया को ओपन रखें। जिस भी समय जो भी बच्चा आए एडमिशन लेना चाहे, अगर वो एडमिशन नहीं ले पा रहा है, जो फीस नहीं भर पा रहा है, तो आप उनसे ना लें। बिल्कुल, ये तमाम चीजें तो ना लें। बिल्कुल, ये तमाम चीजें हरियाणा सरकार की ओर से भी की जा रही हैं, लेकिन आखिर में मैं ये जरूर आपसे जानना चाहूंगी, देखिए शिक्षा की बात हम कर रहे हैं, छात्रों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से आप शिक्षकों पर भी ध्यान बनाए हुए हैं? क्या उनसे भी आपका संवाद हो रहा है? क्या कुछ जानकारी उनसे भी आपको मिल पाती है? ये उनके लिए क्या किया जा सकता है? जी बिल्कुल, ज्यादातर जो हमारे टीचर्स एसोसिएशन है, प्रोफेसर एसोसिएशन है, उनसे हमारी बात हुई है। उनकी भी जो भी इसमें जिम्मेवारी लगाई, उन्होंने काम करने का प्रयास किया, पर वो ये भी चाहते थे कि उनको भी वेल इक्विप्ड किया जाए, क्योंकि आज हमारे जैसे हमने देखा पीपी किट्स हैं हमारी, या जो हमारे सैनिटाइजर्स हैं, या जो हमारे मास्क हैं, या और चीजें हैं, वो हमारे स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों के अलावा जो हमारे शिक्षक हैं जी, उनको भी इन चीजों की आवश्यकता है। तो एक तो सरकार उनको ये प्रोवाइड करवाए। दूसरा, मेरी उनसे जब ये बात हुई कि जैसे कि एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक के कैंपस को उन्होंने क्रमेशन ग्राउंड एक एरिया को डिक्लेयर कर दिया था, तो वो शिक्षक प्रोफेसर नहीं चाहते कि जो कोरोना की वजह से जिस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो किसी भी प्रकार से किसी शिक्षण संस्थान में उनका जो है वो अंत्येष्टि ना की जाए। दूसरा, लेकिन शिक्षा संस्थान अभी शुरू नहीं हुए हैं, स्कूलिंग अभी शुरू नहीं हुई है, सब कुछ ई क्लासेस से चल रहा है। जी देखिए, ई क्लासेस से चल रहा है, इसमें हमारे बहुत से रिटायर्ड प्रोफेसर, रिटायर्ड टीचर्स, वो भी कॉपरेट करना चाहते हैं। ठीक है, वो जो है चाहते हैं कि सरकार उनको कहे कि वो लेक्चर्स बनाकर बच्चों को किसी प्रकार से डिलीवर करने का काम करें। मेरा कहना सरकार है, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग के फॉर्मूला को करते हुए हमें कुछ क्लासेस, या जो बच्चे खासतौर से कमजोर है शिक्षा में, उनको हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस देकर शिक्षा के जो हमारा एक सिस्टम है उसको हम प्रॉपर ढर्रे पर लेकर जाए। और हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे हरियाणा में है, हम उसका प्रॉपर यूटिलाइज करें। और हमारे शिक्षकों को, हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कहा है कि आप उनको कुछ परसेंटेज ऑफ टीचर्स को, स्टाफ को, और जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उनको आप वहां पर आने की परमिशन दें, ताकि वो अपनी लैब्स को, अपनी लाइब्रेरी को, ई लाइब्रेरी को, कंप्यूटर लैब को वो लोग अच्छे से इस्तेमाल कर सके, क्योंकि घर पर भी हो सकता है उनके पास ये बहुत ज्यादा फैसिलिटी ना हो। तो मेरा एक तो ये अनुरोध है और सुझाव है कि आप अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को खोलें और प्रोवाइड करवाएं, ताकि वो अच्छे ढंग से शिक्षा देने का काम कर सके। शिक्षा के साथ साथ इस कोरोना वायरस, जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं निकला है, उससे भी आम जनमानस को, बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, उनको भी, क्योंकि हम लोग पेरेंट टीचर मीटिंग भी जैसे हम करते हैं, तो मेरा एक ये अनुरोध और सुझाव है कि इस ई शिक्षा के माध्यम से हम लोग पेरेंट्स से भी इंटरेक्ट करने का काम करें, उनको भी समझाएं कि सरकार और विपक्ष और हम लोग सभी साथी मिलकर उनका भला चाह रहे हैं, वो भी पूरी तरह से कोऑपरेट करें। क्योंकि जैसा आप प्रिया जी आपने सुना होगा, WHO में जो कहा है कि अभी ये महामारी लंबी खींचने वाली है। लॉकडाउन चाहे हम बढ़ा दें और चाहे हम कुछ कंडीशंस के साथ खोल दें, लेकिन तमाम जो प्रयोग है वो बीमारी के साथ इस वक्त करने होंगे, क्योंकि हमें जीना सीखना होगा कोरोना के साथ, ये कह दिया गया है WHO की तरफ से भी। गीता भुक्कल जी, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, आप हमारे साथ जुड़ी। जी, वो हमें जो हम लाइफस्टाइल है, हमारा बिहेवियरल चेंज जो है, वो हमें अपने जीवन में लाना होगा। बिल्कुल, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना होगा,
फिजिकल फिटनेस रखनी होगी। हाँ। अगर फिजिकल फिटनेस होगी तो माइंड भी हमारा फिट रहेगा और हम इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ने का काम करेंगे। चलिए। और प्रिया जी, मैं विशेष तौर से जी। इस ई संवाद के लिए आपके जो खबर फास्ट चैनल है उसको बहुत बहुत बधाई और आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा कार्य करके एक जनमानस से हमें कनेक्ट करवाने का काम करवाया। बहुत बहुत शुक्रिया गीता बुक्कल जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए और क्या प्रयास किए जा सकते हैं विपक्ष की ओर से उसका भी सुझाव दिया कि आखिर क्या क्या किया जा सकता है और किस तरह से कोऑर्डिनेशन के साथ इस वक्त काम करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उसके बावजूद देखिए राजनीति पर सवाल लगातार उठते हैं कि राजनीति दोनों तरफा की जा रही है। उधर बात अगर हम छात्रों की करें, बात अगर हम शिक्षकों की करें तो तमाम परेशानियां उन्हें भी उठानी पड़ रही है, चाहे वो ई क्लासेस की बात हो, वो इंटरनेट की बात हो या फिर 10वीं 12वीं की परीक्षाओं को लेकर चर्चा हो। क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि 10वीं और 12वीं की जितनी परीक्षाएं हो चुकी हैं उनके रिजल्ट आना भी बाकी है जो जल्द ही निर्धारित कर दिए जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं कि किस तरह से आखिर आगे रोजगार मिलेगा, किस तरह से जो 10वीं वाले बच्चे हैं वो 11वीं की स्ट्रीम्स में पहुंचेंगे, किन स्ट्रीम्स को लेने के लिए उन्हें किन किन परेशानियों को उठाना पड़ेगा, तो सवाल और भी कई ऐसे उठते हैं जिनको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। फिलहाल चलिए आज इस संवाद के इस मौके पर गीता बुक्कल जी के साथ लगातार हमने चर्चा की। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन इस संवाद में चर्चा जारी रहेगी।